नमस्कार साथियों, तो आज जानेंगे हम वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसके बारे में संसद से लेकर सड़क और मीडिया से लेकर अखबारों में काफी चर्चा है। तो इसको एक एक करके जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसका इतिहास क्या है और ये कैसे काम करता है और अब इसके अंदर बीजेपी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अतीत में जाना होगा, इतिहास में जाना होगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड का इतिहास जानते हैं, इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इसका इतिहास था क्या। तो देखिए, सबसे पहले भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है और आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि सल्तनत काल से इस प्रकार की सुविधा थी कि जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, इमारतें हैं, जगह हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको धार्मिक कारणों से दे दिया जाता था। और दूसरा, अंग्रेजों ने भी इसको मान्यता दी। 1923, 33 और 13 इनके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, ये तो हो गई अंग्रेजों की बातें, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, 1954 की बात हम कर रहे हैं, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने सरकार ने क्या किया, एक वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ और इस अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना भी कर दी। यानी कि पहली बार 1954 में देश की आजादी के बाद इसका केंद्रीकरण कर दिया गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, 1995 के अंदर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगी। यानी कि अब जो ये बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दे सकता है। यानी कि जो नियम है उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया और अब जो बाकी की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड के अधीन आएंगी। इसके बाद 2013 में, यानी कि जब मोदी सरकार आने वाली थी, उससे एक साल पहले क्या हुआ था, उस समय की सरकार ने 1995 यानी कि ये वाला जो है, इसके मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि और ज्यादा व्यापक कर दिया। तो 2013, 1995 और 1954 ये तीन बदलाव जो हैं वो इस बोर्ड में किए गए और नई नई चीजें इसमें शामिल की गई। तो यानी कि वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर जो है वो 2013 के संशोधन ने दे दी। इसी के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि भैया वक्फ बोर्ड के पास तो रक्षा विभाग से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसके पास तो रेलवे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है। देखते हैं इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो रेलवे की जो कुल जमीन है यह है 33 लाख एकड़। हमारा जो रेलवे है, आपके चारों तरफ इसके जाल बिछे होंगे, आपने कई बार यात्राएं भी की होंगी और हजारों किलोमीटर तक रेलवे की लाइन बिछी होती है। तो रेलवे के पास जो जमीन है वो है 33 लाख एकड़। इसके बाद यानी कि सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास जो टोटल जमीन है वो है 17 लाख एकड़, जिसमें आर्मी, सेना, मंत्रालय, डिपार्टमेंट ये बने हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। इस पर 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड पर है। बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे भैया कि इनके पास इतनी सारी जमीन है, इसका करना क्या है। दूसरे वालों के पास भी है, ध्यान रखना। तो वक्फ बोर्ड के पास कुल संपत्तियां, इनके पास अचल संपत्तियों की संख्या है 8.72 लाख, चल संपत्तियों की संख्या है 16,000। तो यानी कि कुल संपत्तियों की कीमत बताई जाती है 1.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि पैसा ही पैसा है। तो यह हो गया इसका एक आंकड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि इस विवाद की जड़ कहां पे है, इसमें संशोधन कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। सबसे पहले इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बदलाव किया है कि पहले केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते थे, अध्यक्ष बन सकते थे, उसमें जुड़ सकते थे, लेकिन अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। एक बात तो मुस्लिम ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी कि भैया हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री क्यों, तुम तो कराते नहीं हो, तुम्हारी कौन सी संस्था में हमारे मुसलमानों को बिठाया जाता है। तो ये इनका कहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
कि महिला सदस्यों की एंट्री कर दी गई है। इस प्रस्ताव में बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विरोध की वजह क्या है? मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं? कुछ समूह ये कहते हैं कि इससे बल्फ का परंपरागत ढांचा जो है वो बदल जाएगा, यानी कि हमारी जो मूल संरचना है जिसमें पुरुष होते थे अब महिलाओं की एंट्री हो गई है, तो इससे हमारे जो परंपरागत ढांचा है वो प्रभावित होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से विवाद है, प्रस्ताव है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में अब कराना होगा। अब इनको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई जमीन है, उस जमीन पर दावा किया जा रहा है, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप कराइए। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो जो चीजें हैं वो सामने आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट सामने आएंगे और एक कानूनी जो ढांचा है वो निर्मित होगा और वो रिकॉर्ड जो है वो आपको वेबसाइट पर प्रदर्शित करना पड़ेगा, यानी कि पारदर्शिता आएगी। विरोध की वजह क्या है कि सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा, यानी कि ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी और वहां पर पक्ष विपक्ष बहुत सारी चीजें आएंगी। सरकार हो सकती है यहां पर ढिलमुल रवैया अपनाए, कहीं किसी जगह पर वक्फ बोर्ड ने जाके दावा कर दिया, वहां विरोध प्रदर्शन ज्यादा हुआ तो हो सकता है सरकार सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए। इसलिए इन लोगों का कहना है कि इससे हमारा जो इस प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब देखो, वक्फ ट्रिब्यूनल, प्रस्ताव है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, तो यानी कि इसके अंदर अब कोर्ट की एंट्री हो गई है। तो जब कोर्ट की किसी चीज में एंट्री हो जाती है तो आपको पता है न्याय होता है, देर सवेर वो बात अलग है। विरोध की वजह है कि विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होनी होगी, यानी कि जो न्याय पहले इनको कुछ ही महीनों में मिल जाता था, कुछ ही सालों में मिल जाता, अब वो तारीख और तारीख और तारीख में जाके उलझ जाएगा और हमें कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। 15 साल 20-30 साल कोर्ट में केस चलते रहते हैं। संपत्ति पर दावा, तीसरा विवाद का कारण क्या है कि प्रस्ताव है कि जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रस्ताव यह भी है कि जब तक आपको किसी भी पक्ष ने वो जमीन जो है वो दान में ना दी हो, आप खुद से जाके दावा नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये तो हमारी है। इसमें विरोध की वजह है कि माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करेगा, यानी कि वक्फ बोर्ड अब जो है वो ज्यादा जमीनों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा। पहले उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास दान पत्र होना चाहिए कि भाई इस आदमी ने हमको दान दिए, तभी ये दावा कर पाएंगे। तो ये इसके विवाद की मुख्य वजह है जहां सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने हैं। ठीक है, अब देखो आगे, ये मैंने आपको बता दिया कि इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। इसमें सारी जो संपत्ति है वो दिखाई गई है और कुछ आंकड़े हैं कि इनके कई सारे केस जो है वो कोर्टों में चल रहे हैं, पेंडिंग हैं। 18,000 से ज्यादा केस जो हैं वो भी इनके पास पेंडिंग में है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई तुम कौन से इनका निपटारा कर पाते हो। अब देखो वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, आखिर विवाद की वजह क्या है, इसके काम करने का स्टाइल क्या है। इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है, यानी कि कोई व्यक्ति है और वक्फ बोर्ड को जब अपनी जमीन डोनेट करता है, दान करता है, तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास जमीन है और उस जमीन को वो दान कर देता है कि भाई मैं इसको दान कर रहा हूं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि उसने तो दान कर दी लेकिन वो जगह ऐसी ही पड़ी रही कई सालों तक और कोई तीसरे पक्ष ने वहां दावा कर दिया। कुछ साल के बाद वक्फ बोर्ड जागता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, तो ये पहुंच जाते हैं वहां दावा करने और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं साहब ये तो हमारी जमीन है, तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स होते नहीं थे। तो अब स्थितियां बदली हैं, पहले चीजें अलग थी, तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता था। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता था, यानी कि धार्मिक कार्य, विद्यालय और कोई भी चिकित्सालय या कोई ऐसे काम में इसको ये लगाता था, यूज करता था, इस्तेमाल करता था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनित कार्यों में खर्च किया जाता था। अब कहां खर्च करते थे, कैसे खर्च करते थे वो तो ये जाने, लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये था। इसके अलावा देश में अभी तक 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां और 9.40 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है। ये इसके मोटे मोटे आंकड़े हैं। अब ये तो हो गया इसका काम करने का स्टाइल। अब टाइमलाइन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने किस प्रकार इसमें संशोधन किया है, किस प्रकार इसमें बदलाव हुए हैं और ये प्रक्रिया
कहां से शुरू होती है। सबसे पहले हमें जाना होगा एक साल पीछे। 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। यानी कि बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किया गया था, और विपक्ष के विरोध और हंगामे के वजह से इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी बनाने का फैसला किया गया। यानी कि उस समय इसको लेकर विरोध हुआ, विरोध तो अब भी हुआ, तो इसको क्या है, वापस भेज दिया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में। इसके बाद 9 अगस्त को यानी कि एक दिन के बाद ही 31 मेंबर की जेपीसी बनाई जाती है। इसके बाद अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक कमेटी ने 34 बैठकें की, कई राज्यों का दौरा किया और कई इस्लामिक विद्वानों और कानून के जानकारों से इन्होंने चर्चा की। ऐसा नहीं कि साहब बिल्कुल उठा के संसद में डाल दिया हो, इसमें टोटल 34 बैठक हुई और कई राज्यों के इन्होंने दौरे किए, कई इस्लामिक विद्वानों से इन्होंने मुलाकातें की, कानून के जानकारों से चर्चा की। उसके बाद फिर इसको प्रस्तुत किया गया। तो 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। ये वाली कमेटी जो बनाई गई थी, 655 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए। इसमें कितने संशोधन किए गए? टोटल 14 बदलाव किए गए। वही विपक्ष ने सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए। विपक्ष का कहना था कि हम एक भी बदलाव इसमें स्वीकार नहीं करते, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। सीधी सी बात यह है। 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। तो इसको दोबारा से पुनः पेश किया गया। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। यानी कि देश को 1 अप्रैल को यह बात पता चली कि हम 2 तारीख को बिल लेके आ रहे हैं, 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को लोकसभा में यह पारित हुआ और पास हो गया। और अगले ही दिन 3 अप्रैल 2025 को बिल राज्यसभा से भी क्या हो गया? पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर और बिल कानून का रूप ले लेगा। तो ये इसका पूरी टाइमलाइन थी। 8 अगस्त 2014 से जो चीजें शुरू हुई वो 3 अप्रैल 2025 को आखिरकार सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसको लेकर संसद में खूब सारा हंगामा हुआ और हमने देखा कि किस प्रकार पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई इसको लेकर, और नए नए आरोप जो हैं वो पक्ष विपक्ष ने लगाए। अब देखो नए कानून और पुराने कानून क्या कहते हैं, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीजें इसमें नई आई हैं, वो देख लो। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून था कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। पहले यह नियम था, अब सरकार ने इसको बदल दिया है, इसको चेंज कर दिया है। अब यह है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पहले केवल एक ही जगह अपील हो सकती थी, ट्रिब्यूनल में। अब कोर्ट का रास्ता खोल दिया गया है। अब आदमी कोर्ट में भी अपील कर सकता है ताकि उसे अच्छे से न्याय मिल पाए और कानून प्रक्रिया का वो सहारा ले सके। दूसरा पहले यह था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी कि उनका जो कोर्ट है, आप उसको कोर्ट ही मान लो, उसी का डिसीजन अंतिम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो, यानी कि देखो तीसरा, पहले का कानून क्या था, किसी जमीन पर मस्जिद हो और उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति की जमीन है और वो जमीन पर मस्जिद है और उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है, तो भले ही वो वक्फ बोर्ड की जमीन ना हो तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाती थी। ऐसा पहले नियम था, अब उसको भी बदल दिया गया है। अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। यानी कि अगर कहीं पर मस्जिद बनी है, किसी ने बनवाई है प्राइवेट, निजी, सार्वजनिक सहयोग से, अगर उसने वो दान ना दी हो तब तक वो वक्फ बोर्ड के पास ना जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आस्था से खुद की जमीन प्राइवेट, सामुदायिक सहयोग से इन चीजों का निर्माण करते हैं, तो उस पर वक्फ अपना दावा नहीं करेगा, वो उन्हीं के पास रहेगी जिनकी वो है। चौथा पॉइंट है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है और अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों के लोगों को एंट्री मिलेगी, यानी कि 2 और 2 4। तो पहले महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं था,
महिलाएं अब इसमें प्रवेश ले सकती हैं, काम कर सकती हैं, बदलाव कर सकती हैं और अपनी बातें रख सकती हैं। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण हुआ है यहाँ पे। अब देखो लास्ट में सरकार का व्यू पॉइंट क्या है। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री जो हैं, इन्होंने क्या बात रखी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको पेश किया था, तो इनके विचार सुन लेते हैं। ये कहते हैं कि आजादी से पहले से वक्फ और आजादी से पहले भी संशोधन हुआ, वक्फ बिल को लेकर जानकर विरोध हो रहा है। ये बिल देश के लिए अच्छा बिल है, मुसलमानों के लिए एक वर्ग ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल में कोई गैर संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सबको मिलकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। ये बीजेपी सरकार का व्यू पॉइंट है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी की संपत्ति नहीं जा रही, किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही। इसमें हमने और जो लोग थे उनको प्रवेश करवा दिया है, बाकी मुसलमानों के जो वर्ग हैं उनको भी प्रवेश करवा दिया है। मुसलमानों में सिया सुन्नी अनुपात होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इनके अलग बोर्ड भी हैं। तो किरेन रिजिजू कहते हैं इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि वक्फ बिल असंवैधानिक है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि इससे ये जो बोर्ड है वो समाप्त हो जाएगा और इसमें संशोधन किया है ये अच्छा नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात जो है हमने आपके सामने रखी। आप देख लो हमारा क्या व्यू पॉइंट है, इसमें हम क्या सोचते हैं, इसमें क्या क्या चीजें बदली गई हैं और क्या नई चीज इसमें अब होगी। सबसे पहले होगी शक्तियों पर अंकुश। जो वक्फ बोर्ड की पहले अनलिमिटेड शक्ति उनको दे रखी थी, पावर थी, वो अब खत्म हो चुकी है। उस पावर को कोर्ट के थ्रू रोक दिया है, ऊपर कोर्ट को बैठा दिया है, नीचे सब कुछ होगा। अगर विवाद हुआ तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, जैसा आप और मामलों में करते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही। पहले जवाबदेही नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं थी, अब इसमें जवाबदेही है। पहला तो इसमें कोर्ट की एंट्री हो गई, दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर के पास एंट्री करानी पड़ेगी और इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी होगी उस पर इस जमीन को दिखाना पड़ेगा, वहां इसको सार्वजनिक किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी हो गई है इसमें। अब कोई मुसलमान नहीं है तो भी इसका सदस्य बन सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है। महिलाओं की भागीदारी, मुस्लिम महिलाओं या अन्य महिलाएं, इनकी जो एंट्री है वो पहले संभव नहीं थी, अब ये भी संभव है। महिलाएं भी इस बोर्ड की सदस्य बन सकती हैं, इसमें अपना प्रवेश कराएंगी। कोर्ट का प्रवेश हो गया है तो 90 दिन तक आप किसी भी मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट में मामले को चुनौती दे सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड का जो विवाद था वो ये था। इसके पक्ष विपक्ष क्या क्या बदलाव जो है वो सरकार ने इसमें किए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और क्या इसका इतिहास रहा है इसको भी मैंने आपके सामने रखा है। तो आप लोगों ने इसकी वजह समझी कि क्या वजह है, क्या विवाद था, कितनी संपत्ति है, कहां से ये शुरू हुआ और कैसे इसका समापन हो गया। तो इन सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इससे जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल है या आपके पास कुछ नया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।